पाकिस्तान में एक शहर पड़ता है रावलपिंडी, और उसी रावलपिंडी में एक मज़ार है जो कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों की आस्था का केंद्र है, जहां पर आए दिन बहुत बड़ी संख्या में लोग नतमस्तक होने आते हैं, सर झुकाने आते हैं, कहीं ना कहीं मनोकामनाओं को लेकर के चादर चढ़ाने आते हैं। और रोज़मर्रा की तरह आज भी बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु, आस्था रखने वाले लोग वहां पर आए हुए हैं, नतमस्तक हो रहे हैं, सर झुका रहे हैं। और बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी है जो उस मज़ार के शाही इमाम से मुसाफ़ा कर रहे हैं। मुसाफ़े का मतलब है लोग एक दूसरे से हालचाल पूछ रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। और जैसे ही शाही इमाम एक दूसरे से मुसाफ़ा कर रहे हैं, उसी दौरान एक लड़का, एक व्यक्ति वहाँ पर पहुँच जाता है, और शाही इमाम की नज़रें जैसे ही उस व्यक्ति की नज़रों से मिलती हैं, तो शाही इमाम उस लड़के के कान में बोलते हैं कि तुम सच्चे और पक्के मुस्लिम नहीं हो, तुम हिंदू हो। और ये सब सुन कर के जो लड़का था, व्यक्ति था, वो परेशान हो जाता है। उसके माथे पर कहीं ना कहीं बल पड़ जाते हैं, क्योंकि वो सच में मुस्लिम नहीं था, वो एक हिंदू था। और ये जब सवाल शाही इमाम करता है तो वो सख्ते में पड़ जाता है, और इतना कह कर के जो शाही इमाम था उस मज़ार से चंद गली छोड़ कर के ही उसका घर था, वहाँ उस लड़के को, व्यक्ति को ले जाता है। और घर का दरवाज़ा खोल कर के अंदर जब लेके जाता है तो उसको वो अपनी आप बीती सुनाता है, अपने बारे में भी हकीकत बयां करता है कि जैसे तुम एक हिंदू हो और मुस्लिम होने का यहाँ पे ढोंग कर रहे हो, मुस्लिम होने का नाटक कर रहे हो, ठीक उसी तरीके से मैं लोगों की नज़रों में तो इमाम हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक हिंदू हूँ, और भारत देश के लिए, अपने वतन के लिए, अपनी सरजमी के लिए जासूसी करता हूँ, और यहाँ पर मैं मुस्लिम बन कर के लोगों के बीच रहता हूँ। और ये सब सुन कर के कहीं ना कहीं वो व्यक्ति भी अपने आप को सेफ महसूस करने लगता है, और ये सोचने समझने पर मजबूर था कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है। दरअसल शाही इमाम जिस लड़के से, जिस व्यक्ति से बातचीत कर रहे थे, वो कोई और नहीं बल्कि भारत का एक जासूस है, भारत का एक यंग आईपीएस अधिकारी है, जिसका नाम है अजीत डोभाल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम साथियों। मैं हूं आपका अपना सुशील कश्यप, हरियाणा से, और आप सब साथियों का मैं स्वागत करूंगा एक और नई वीडियो में, जो कि आधारित है एक सच्ची घटना पर। और साथियों, आपको ये भी बताता चलूं कि सच्ची घटना के आधार पर बनाई गई ये कहानियों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, बदस्तूर जारी है। और उसी कड़ी में हाजिर हूँ आप लोगों के समक्ष लेकर के एक और नई वीडियो, जो कि आधारित है एक सच्ची घटना पर। और साथियों, ये घटना और कहानी आप लोगों को मैं सुनाना शुरू करूं, उससे पहले मैं आप लोगों को लेकर के चलूंगा उत्तराखंड के जिला पौड़ी गढ़वाल। और साथियों, उत्तराखंड के जिला जो पौड़ी गढ़वाल है, वो कुछ समय पहले ही अस्तित्व में आया है, कुछ समय पहले ही बना है। क्योंकि कुछ समय पहले ही उत्तराखंड का गठन हुआ है, उससे पहले उत्तराखंड नहीं होता था। और जिस समय की मैं आपको एक घटना कहानी सुना रहा हूँ, शायद उस समय ये पौड़ी गढ़वाल अस्तित्व में भी ना हो। और 20 जनवरी 1945 को उसी पौड़ी गढ़वाल के एक छोटे से गांव में, जिसका नाम है गिरी, वहीं पर एक बच्चे का जन्म होता है, और बच्चे का नाम रखा जाता है अजीत डोभाल। और जिस परिवार से अजीत डोभाल ताल्लुक़ रखते थे, वो एक सैनिक परिवार था। क्योंकि अजीत डोभाल के जो पिता थे वो सेना में अधिकारी थे, और सेना में अधिकारी होने की वजह से जो अजीत डोभाल का जो परिवार था वो देश के तमाम कोनों कोनों में जाया करता था, और कुछ समय कहीं और, कुछ समय कहीं और, देश के तमाम प्रदेशों में उसके पिताजी सेवाएं दिया करते थे। और शायद इसी वजह से अजीत डोभाल ने पूरे देश का जो भ्रमण है वो छोटी सी उम्र में कर लिया था। प्रारंभिक शिक्षा जो है अजमेर के सैनिक स्कूल से की जाती है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश के आगरा से एमए की पढ़ाई करने के उपरांत अजीत डोभाल अपने पहले ही प्रयास में, यानी कि 1968 में पहले प्रयास में ही यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी का एग्ज़ाम पास कर लेते हैं। और आईपीएस के तौर पर, अब बतौर आईपीएस उनको कैडर मिलता है केरल का, और केरल में उनकी पहली जो पोस्टिंग होती है वो एसीपी के तौर पे होती है। और उस दौरान
अजीत डोभाल एक यंग अधिकारी चर्चा में तब आ जाते हैं जब वहां पर हिंदू मुस्लिम की बहुत बड़ी संख्या में झड़पें, लड़ाई, छिटपुट लड़ाई जो है सामने आ रही थी। और इतनी बड़ी संख्या में जो झड़पें सामने आ रही थी, लड़ाई झगड़े सामने आ रहे थे कि सांप्रदायिकता का जो माहौल है वो लगातार बनता जा रहा था। और देश प्रदेश की जो सरकारें थी, यहाँ तक कि खुद इंदिरा गांधी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ करती थी, वो भी इस सारे मामलों में जानकारी लगातार जुटा रही थी, लगातार इस मामले को वो खुद अपने हाथ से देख रही थी। और जैसे ही अजीत डोभाल की नई नई पोस्टिंग केरल में होती है, तो कहीं ना कहीं अजीत डोभाल उन तमाम तरीके की जो छिटपुट घटनाएं, जो झड़पें सामने आ रही थी, उनको कंट्रोल करने में कामयाब होते हैं। और उनका नाम जो है बड़ी तेजी से सुर्खियों में आने लगता है। और इंदिरा गांधी को तमाम अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी ये रिपोर्ट सौंपते हैं कि जो केरल में हिंदू मुस्लिम की झड़पें, लड़ाई सामने आ रही थी, उनको लगभग लगभग कंट्रोल कर लिया गया है, उस पर काबू पा लिया गया है और शांति की जो स्थापना है वो लगभग हर हिस्से में हो चुकी है। और साथ ही साथ उस सारी झड़पों को रोकने का जो क्रेडिट है उस यंग अधिकारी को, ऑफिसर को देते हैं जिसका नाम था अजीत डोभाल। तब कहीं जाकर के देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी उस यंग ऑफिसर से यानी अजीत डोभाल से मिलना चाहती थी, देखना चाहती थी, क्योंकि उसने कारनामा ही कुछ ऐसा कर दिया जो काम बड़े बड़े अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, आईपीएस भी बड़ी जद्दोजहद मशक्कत के बाद भी नहीं कर पाए, वो चंद दिनों में ही उस यंग आईपीएस यानी अजीत डोभाल ने कर करके साबित कर दिया। आखिरकार अजीत डोभाल को केरल कैडर से दिल्ली बुला लिया जाता है, क्योंकि उस दौर में जो इंदिरा गांधी थी अपने देश की रक्षा सुरक्षा को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित थी, बहुत ज़्यादा सोच विचार किया जा रहा था। और उस दौर में जो रो है और तमाम जो आईबी इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, जो उस दौर में ही गठन किया गया था। और उस दौर में सही मायनों में देखा जाए तो इंदिरा गांधी को ऐसे यंग ब्रिलियंट अधिकारियों की आवश्यकता थी, ज़रूरत थी, जो देश के वतन के लिए, सरजमी के लिए काम कर सकें, देश की रक्षा सुरक्षा में अहम योगदान दे सकें। उसी दौरान जो इंदिरा गांधी है अजीत डोभाल को भारत से पाकिस्तान जाने के लिए बोलती हैं, ताकि वहां जाकर के तमाम तरीके की जो जानकारियां हैं वो एकत्रित कर सके और भारत के लिए जासूसी करके ये तमाम जानकारियां उपलब्ध करा सके, ताकि देश के लोगों की रक्षा सुरक्षा बहुत अच्छी तरीके से कर सके। क्योंकि उस दौर में पाकिस्तान जो है तरह तरह की जो रणनीतियाँ हैं, तरह तरह की जो चालाकियाँ हैं वो भारत को लेकर के कर रहा था। भारत को भी कहीं ना कहीं ये असमंजस की स्थिति थी, कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा था कि पाकिस्तान रह रह करके उसके ऊपर अटैक कर सकता है, बहुत बड़ी रणनीति भी तैयार की जा रही थी। आखिरकार जो अजीत डोभाल हैं वो पाकिस्तान जाते हैं, वहाँ पर ना जाने किस किस रूप में, किन किन परिस्थितियों में उनको सामना करना पड़ता है, किस किस स्थितियों में उनको गुजर बसर करना पड़ता है। और जानकारी जुटाने पर तो ये भी पता चलता है कि अजीत डोभाल कई बार जासूस रहते हुए नाई बने, कई बार मोची बने, कई बार उनको भिखारी भी बनना पड़ा। लगभग 8 साल भारत के लिए अजीत डोभाल ने जासूसी करी, भारत के लिए, अपने वतन के लिए कई बार अपनी जान हथेली पे रख दी और अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए रत्ती भर भी अपने मकसद से, अपने इंटेंशन से पीछे नहीं हटे। और उस दौरान में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय तब बना जब पाकिस्तान में परमाणु का जो है प्रशिक्षण किया जा रहा था, जिसको पोखरण प्रशिक्षण के नाम से जानते हैं। उस दौर में पाकिस्तान एक बहुत बड़ी रणनीति पर काम कर रहा था, यानी परमाणु का ईजाद करने के लिए लगा हुआ था, परमाणु बनाने की कोशिश कर रहा था। और जो पाकिस्तान के साइंटिस्ट थे वो लगातार प्रयत्न कर रहे थे कि परमाणु प्रशिक्षण किया जाए, ताकि भारत को कहीं ना कहीं नेस्तनाबूद किया जाए, भारत को नुकसान पहुंचाया जाए। और उसी जो परमाणु प्रशिक्षण केंद्र था, सेंटर था, उसके बाहर ही अजीत डोभाल कई बार भिखारी बने, कई बार नाई बने, कई बार मोची बन करके इर्द गिर्द घूमते रहते थे और तमाम तरीके की जो जानकारियाँ हैं वो जुटाया करते थे और कहीं ना कहीं अपने लोगों के माध्यम से भारत की सरजमी में पहुंचा दिया करते थे, ताकि समय रहते सुरक्षा पर काम कर सकें, समय रहते अपने जनता की, लोगों की, देशवासियों की रक्षा कर सके, रक्षा के लिए कदम उठा सके। और एक बार घटना कहानी यूँ होती है
कि चूंकि अंदर जो रिसर्च सेंटर था उसमें तमाम साइंटिस्ट काम किया करते थे, लेकिन जो अजीत डोभाल है चाहकर भी ये नहीं जान पा रहे थे कि आखिरकार अंदर क्या वाकई में ही पोखरण प्रशिक्षण को अंजाम दिया जा रहा है, परमाणु प्रशिक्षण किया जा रहा है। इसलिए चूंकि जो अजीत डोभाल थे, एक यंग आईपीएस थे, ब्रिलियंट अधिकारी थे, बहुत ज़्यादा तेज शार्प उनका माइंड हुआ करता था, और शायद इसी वजह से उन्होंने अनुमान लगा लिया कि जो व्यक्ति, जो साइंटिस्ट परमाणु प्रशिक्षण केंद्र में काम करता है, तो कहीं ना कहीं जो परमाणु के कण हैं उसके बालों में चले जाते हैं, और कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो साइंटिस्ट हो चाहे आम नागरिक हो, उसको बाल तो कटवाने पड़ते ही हैं। इसलिए उन नाई की दुकानों पर भी वो जाते हैं जहाँ पर वो तमाम साइंटिस्ट बाल कटवाया करते थे, वहाँ से बालों को इकट्ठा करते थे और कहीं ना कहीं भारत पहुँचा करके उस लेबोरेटरी में ये चेक करते थे कि वाकई में ही वो लोग इसमें काम कर रहे हैं ये नहीं। और जब ये साबित हो जाता है उन बालों के माध्यम से कि वाकई में ही ये साइंटिस्ट परमाणु प्रशिक्षण को अंजाम दे रहे हैं, परमाणु प्रशिक्षण को लेकर के लगातार काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस अजीत डोभाल के माध्यम से हमारे देश के जो रक्षा विशेषज्ञ से जुड़े हुए लोग हैं वो ये भांप जाते हैं, जान जाते हैं कि पाकिस्तान के जो इरादे हैं, मंसूबे हैं, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं, भारत को वो बहुत बड़ी क्षति हानि पहुंचा सकता है। और इस तरीके से जो अजीत डोभाल हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी जान पर खेल करके, अपनी जान हथेली पे रख करके ना जाने कितनी बार देश के लिए काम किया, देश की रक्षा सुरक्षा में अपनी जान भी न्यौछावर करने से वो पीछे नहीं हटे। और इस तरीके से जो अजीत डोभाल थे उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय को ये मैसेज भेजा कि पाकिस्तान जो है ये परमाणु प्रशिक्षण करने वाला है और इस सेंटर को कहीं ना कहीं वो नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। लेकिन तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, उन्होंने ये कहते हुए साफ और स्पष्ट मना कर दिया कि वो हिंसावादी हैं, क्योंकि वो गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित हैं और इसलिए वो इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहते। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट था वो इंदिरा गांधी का था और इंदिरा गांधी उस समय में प्रधानमंत्री नहीं थी, उनका प्रधानमंत्री कार्यकाल ख़त्म हो चुका था। इसलिए जो मोरारजी देसाई है उन्होंने इस प्रोजेक्ट पे आगे काम करने से साफ मना कर दिया। और अब कहीं जाकर के आप लोग जानते होंगे कि जो हमारे अजीत डोभाल हैं प्रधानमंत्री मोदी के कंधे से कंधा मिलाकर के देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के तौर पर काम कर रहे हैं, और उनकी जो किस्से कहानियाँ हैं आज भी लोगों की ज़ुबान पर है, और उनकी जो किस्से कहानी हैं जो उन्होंने देश के लिए, जो उन्होंने अपने वतन के लिए, सरजमी के लिए किया है, यकीनन तौर पर तारीफ़ काबिल है। पूरी ज़िंदगी देश दुनिया उनको याद करेगी, और उन्होंने जो देश दुनिया के लिए किया वो यकीनन तौर पर युवाओं के लिए ख़ास तौर पर प्रेरणा स्रोत रहेगा। और इस तरीके के जो अधिकारी हैं अजीत डोभाल, उनसे आने वाले जो यंग जनरेशन है, जो यंग आईपीएस आने वाले जो लोग चाहते हैं कि हम आईपीएस बनेंगे, उनको बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम साथियों, मैं फिर हाजिर होऊंगा एक और घटना कहानी के साथ। आज की इस घटना कहानी में सिर्फ इतना ही, मुझे दीजिए विदाई, फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।